सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के हम लगातार वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बाल मंदिर YouTube चैनल के माध्यम से। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे। अध्याय 2 अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत बड़ी ये भूमिका निभाता है, इसलिए हम इसको खंडों में विभाजित करके पढ़ा रहे हैं। और भी मैं इनके नोट्स है वो भी आपको उपलब्ध स्कूल की तरफ से करवाए जा रहे हैं। तमाम प्रकार के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, आप नोट्स भी स्कूल में ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 चैप्टर इसमें उड़ा दिए गए। जो अगला तीसरा चैप्टर है वो इसमें हटा दिया गया है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलग से पाठ्यक्रम जारी किया है, उसकी बात बाद में होगी। हमारा जो अध्याय जो चल रहा था, दूसरा अध्याय जो हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित है और बहुत बड़ा अध्याय है, उस अध्याय के अंदर हम व्यवसायिक संगठन के स्वरूप को पढ़ रहे थे और व्यवसाय संगठन स्वरूप के अंदर हमने सहकारी संगठन हम पढ़ रहे थे और सहकारी संगठन के परिचय को पढ़ने के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक प्रकरण सहकारी संगठन के लक्षण है और लक्षण के बाद उसके गुण और फिर उसकी कमियां के बारे में मैं बताता हूं। उस प्रकार फिर इसके बाद हमारा जो कंपनी, इसका एक लास्ट अंतिम टॉपिक रहेगा कंपनी। उस कंपनी के बारे में भी चर्चा में बात करूंगा। विद्यार्थी, मैंने इसको खंडों में विभाजित करके आप तक प्रस्तुत किया। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको हर एक चीज समझ में आए, छोटे छोटे पार्टों में बांट कर करवाना, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आपको भाषा समझ में आ जाए, आप अपने नोट्स बना सके। जहां तक मैं समझता हूं कि आपने सब कर लिया होगा और आप समझ भी रहे होंगे। तो अब हमारा है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो अध्याय हमारा जो दूसरा था, अध्याय दूसरा व्यवसायिक संगठन के स्वरूप चल रहा था, उसके अंदर हमारा आज जो टॉपिक है सहकारी संगठन के लक्षण। सहकारी संगठन का परिचय मैंने बता दिया था, जो स्वैच्छिक रूप से सदस्य मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं। सह कार्य यानी कि मिलकर कोई कार्य करना, एक सबके लिए सब, एक के लिए जो कार्य करते हैं, उसकी बात हमने की थी। और आज हम सहकारी संगठन के कुछ लक्षणों को हम आज जानेंगे। तो पहला लक्षण है स्वैच्छिक सदस्यता। विद्यार्थियों, इसके अंदर जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है। स्वैच्छिक सदस्यता से तात्पर्य, एक एक बिंदु को आप गौर करें विद्यार्थियों, एक एक बिंदु से जो आपने परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा से ही लक्षण सामने आते हैं। पहले जब आपको बिंदु अगर याद हो जाता है तो आप बिंदु के माध्यम से इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं। आपने पढ़ा स्वैच्छिक सदस्यता। विद्यार्थियों, कैसी सदस्यता है? स्वैच्छिक। जब स्वैच्छिक सदस्यता रहती है तो विद्यार्थी, स्वैच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार। तो सदस्य इसमें इच्छा अनुसार आ भी सकते हैं, इच्छा अनुसार जा भी सकते हैं। तो ये स्वैच्छिक सदस्यता होती है। कोई भी सदस्य इस संगठन के अंदर इच्छा के अनुसार आ सकता है, इच्छा के अनुसार जा सकता है, बस उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। यही स्वैच्छिक सदस्यता होती है। तो गौर करें, अब इसे हम समझेंगे। अब इसमें स्वैच्छिक सदस्यता अगर होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति इच्छा के अनुसार आता है, कोई भी इच्छा के अनुसार जाता है। गौर करें विद्यार्थी, छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करें। मगर उसे जब जाना और आने के लिए उसे एक नोटिस प्रदान करना पड़ता है उस संगठन को। जो संगठन के जो उच्च प्रबंधक होते हैं, उस कमेटी होती है जो पंजीकरण रूप अनिवार्य करवाकर जो कमेटी बनी हुई होती है, उसे नोटिस प्रदान करना पड़ता है कि मैं इस संस्था को छोड़कर जा रहा हूं। मगर उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो आ सकता है, जा सकता है। इसमें सदस्यता कौन ले सकता है? इसमें कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी लिंग, यानी कि मेल हो सकता है, फीमेल, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, वो सदस्य ले सकते हैं। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। स्वैच्छिक सदस्यता अपनी इच्छा के अनुसार ये लेकर चलता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वैच्छिक सदस्यता होनी चाहिए। स्वैच्छिक सदस्यता से मतलब है कि सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अंदर, इस संगठन के अंदर सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। कोई भी सदस्य स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। जो सम्मिलित होगा अपनी इच्छा के अनुसार, वो छोड़ के भी अपनी इच्छा के अनुसार ही जाएगा। छोटी छोटी बातों को मैंने आपके सामने हर एक बात को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया विद्यार्थियों, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। छोड़ भी सकता है, मगर इसमें अंदर नोटिस देना होगा। उसे एक शर्त है कि वो एक नोटिस प्रदान कर ले, उस संगठन के जो बड़े प्रबंधक है, कुछ प्रबंधक उसे नोटिस प्रदान कर ले। सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार तक सदस्य रह सकता है, कोई भी उस पर बाध्यता नहीं है। अपनी इच्छा तक वो सदस्य रह सकता है। जो उसकी इच्छा खत्म होती है तो वो सदस्यता छोड़कर चला जा सकता है, बस अब उसे नोटिस देना है। कोई भी जाति, देखो, कोई भी जाति या धर्म अथवा लिंग, M and F यानी मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि महिला सदस्य बन सकते हैं। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, इसमें सदस्य बन सकता है। इसका तात्पर्य स्वैच्छिक सदस्यता से ये तात्पर्य बनता है। अगला बिंदु, स्थिति वैधानिक स्थिति हो।
विद्यार्थियों इसकी स्थिति कैसे है, ये ढांचा कैसे खड़ा होता है। वैधानिक स्थिति, वैधानिक शब्द जो कानून की दृष्टि से होता है, जो कानून के अंदर रहकर जो कार्य करते हैं, वैधानिक यानी लीगल, जो भी लीगल कार्य होते हैं जो कानून की दृष्टि से होते हैं, जिसपे कानून का ऊपर बाध्यता होती है, जो कानून के अंदर रहकर जो कार्य होते हैं, वो सब वैधानिक स्थिति होती है। अब वैधानिक स्थिति इसकी कैसे बनती है, इसको हम समझते हैं, ये वैधानिक रूप में कैसे होता है। विद्यार्थियों, वैधानिक स्थिति के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसकी स्थिति ये बनती है कि इसके अंदर पंजीकरण अनिवार्य है, इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है सहकारी संगठन अधिनियम के तहत। विद्यार्थियों, इसके अंदर मैं आपको एक और बात कह दूं कि इसके अंदर जो भी सदस्य जुड़े हुए होते हैं उनका अस्तित्व और साझेदार, इसकी माफ कीजिएगा, संगठन का अस्तित्व दोनों का पृथक रहता है। जो सदस्य इसके अंदर अपनी जितनी पूंजी लगाते हैं उनका दायित्व अपनी पूंजी तक ही रहता है, उससे आगे उनका दायित्व नहीं रहता है, उनका पृथक अस्तित्व रहता है। इसलिए इसके अंदर स्थायित्व के अंदर, इसकी स्थिति के अंदर सदस्यों का उस संगठन से कैसा अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व है। पृथक का मतलब है अलग अस्तित्व होना। अलग अस्तित्व कैसे है, अलग अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो जो भी पूंजी लगाते हैं, जो अंत तक पूंजी लगाते हैं, उन पूंजी तक ही उनका दायित्व रहता है। अब जब इस संगठन को कोई हानि हो जाए तो उनका जो दायित्व उनकी पूंजी तक होगा, पूंजी से ज्यादा नहीं होगा। पूंजी से ज्यादा संगठन का जो भी दायित्व चुकाना होगा वो संगठन खुद चुकाएगा, वो दायित्व उनका नहीं होता है। तो सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व कैसे, सदस्यों का अलग पृथक अस्तित्व होता है किसे, समिति का। किसका, समिति का। विद्यार्थियों, मैं इसको पॉइंटों में समझा रहा हूं। पंजीकरण इसके अंदर अनिवार्य है, इसकी वैधानिक स्थिति अगर हम देखें, और सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व होता है किसका, समिति का। मैंने ब्रैकेट में लिखा है समिति का सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कारण यह है कि सदस्य अपनी जो पूंजी लगाते हैं पूंजी तक ही उनका दायित्व रहता है। समिति अनुबंध कर सकती है, समिति अनुबंध कर सकती है, कोई भी ये समिति उनका अपने साझेदार, अपने जो भी इनके अंदर जो सदस्य उनसे अलग पृथक अस्तित्व होता है, वो अपने हिसाब से अनुबंध कर सकती है। वह अपने नाम से परिसंपत्ति भी रख सकती है। परिसंपत्ति का मतलब संपत्ति ही होता है, अगर कॉमर्स की भाषा में, वाणिज्य की भाषा में इसे परिसंपत्ति या एसेट यानी संपत्ति कहते हैं। वो समिति अनुबंध कर सकती है क्योंकि इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है, तो ये निर्णय लेकर अपना अनुबंध किसी के साथ, अनुबंध अध्ययन कक्षा 12वीं में होता है, हम पढ़ेंगे अनुबंध जब कक्षा 12वीं में आप आओगे। अनुबंध कर सकती है यानी कि एक दूसरे के साथ ठहराव कर सकती है, सामने वाले के साथ प्रस्ताव रख सकती है और सामने वाला स्वीकृति देता है। कोई भी जब कार्य किया जाता है तब अनुबंध से किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। वो अपने नाम से, जैसे समिति अपने नाम से संपत्ति रख सकती है अपने लिए। समिति मुकदमा दूसरे पर कर सकती है क्योंकि इसका पंजीकरण किया हुआ होता है। जब पंजीकृत कोई भी कंपनी होती है, समामालिक होती है, वो मुकदमा दूसरे पर कर सकती है और दूसरे उस पर मुकदमा कर सकते हैं। ये मुकदमा दूसरों पे कर सकती है, अपने सदस्यों पे भी कर सकती है और दूसरे इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं, उसके सदस्य इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं। ये स्थिति इसके अंदर बनती है, ये स्थिति वैधानिक स्थिति होती है। सदस्य को छोड़कर जाना वो आना स्वतंत्र होता है, सदस्यों का इसके अंदर छोड़कर जाना ये वैधानिक स्थिति होती है कि छोड़कर जाना और आना स्वतंत्र होता है। क्यों, इसका कारण ये है कि स्वतंत्र पृथक अस्तित्व के कारण। स्वतंत्र पृथक अस्तित्व, स्वतंत्र यूं होता है कि इसका जो अस्तित्व होता है वो पृथक होता है क्योंकि सदस्यों का समिति से अस्तित्व अलग होता है, पूंजी तक ही उनका दायित्व होता है, तो वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के कारण, पृथक अस्तित्व के कारण वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। इस प्रकार वैधानिक स्थिति से तात्पर्य पंजीकृत अनिवार्य हो, सदस्य अलग पृथक, सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व होता है किसका, समिति का। सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व होता है समिति का। समिति अनुबंध कर सकती है और अपने नाम से अपनी परिसंपत्ति भी रख सकती है। समिति दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, दूसरे समिति पर मुकदमा कर सकते हैं। सदस्य का छोड़कर जाना, समिति से सदस्यों का छोड़कर जाना स्वतंत्र रहता है, इसका कारण है कि उनका पृथक अस्तित्व होता है। इस प्रकार स्वैच्छिक सदस्यता को हमने पढ़ा, वैधानिक स्थिति को पढ़ा। तीसरा बिंदु सीमित दायित्व। विद्यार्थी, मैं अक्सर पढ़ाते समय पहले से कह रहा हूं कि उनका पृथक अस्तित्व होता है, उनका दायित्व सीमित होता है। जो इसके अंदर सदस्य होते हैं वो अपनी पूंजी जितनी लगाते हैं पूंजी तक ही उनका दायित्व होता है और पूंजी तक जो दायित्व लगाते हैं, जितनी पूंजी लगाई है पूंजी तक उनका अधिकतम उनका जोखिम होता है, उसके बाद उनका कोई भी जोखिम नहीं होता है, इसलिए उनका दायित्व भी सीमित ही रहता है। सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है। सदस्य जो भी पूंजी लगाते हैं पूंजी तक ही उनका दायित्व सीमित रहता है और पूंजी तक ही वो उत्तरदायित्व ठहराए जाते हैं। लगाई गई पूंजी की राशि सदस्य के लिए एक मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जोखिम निर्धारित करती है। जो सदस्य इसके अंदर पूंजी लगाते हैं
वो पूंजी तक उनका जो जोखिम होता है वो अधिकतम होता है, उसके बाद उनका जोखिम न्यूनतम होता है, वो कोई भी जोखिम के अंदर भागीदार नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं कि सीमित दायित्व सदस्य द्वारा पूंजी तक जो भी पूंजी जो लगाई जाती है पूंजी तक उनका दायित्व अधिकतम होता है और अधिकतम जोखिम भी वहन करते हैं, उससे ज्यादा उसका दायित्व नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि उनका दायित्व सीमित दायित्व होता है, पूंजी तक ही सीमित होता है। ये सीमित दायित्व से तात्पर्य है। अगला बिंदु हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण और सेवा भावना। फिर इसके बाद 2 और बिंदु रह जाएंगे, वो अगले वीडियो में आएंगे। गौर करें विद्यार्थियों। नियंत्रण, नियंत्रण से क्या तात्पर्य है कि इसका नियंत्रण कौन करता है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल किसके द्वारा होता है। विद्यार्थी बात करें नियंत्रण, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रबंधक बहुत एक समिति गठित होती है। उस समिति का जो उच्च प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट करता है, इस पूरी समिति को संचालन करता है, उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। अब बात मुद्दे की आती है कि उसे कैसे चुना जाए। उसे सदस्यों के द्वारा वोटों के माध्यम से चुना जाता है। सदस्य वोट में अपने भाग लेते हैं और वो वोट देते हैं, मत देते हैं। अपना मत के अनुसार जितने ज्यादा जिसके मत आएंगे उसमें से एक सदस्य को चुना जाएगा और वो सदस्य उच्च प्रबंधक होता है, जिसके अंदर एक अच्छी कौशलता होती है, जो बुद्धिमानी होता है, अच्छा कौशलता जिसके अंदर विकसित होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, उसे उच्च प्रबंधक के पद पर चुना जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है। देखिए निर्वाचित शब्द से मतलब है वो ही निर्णय लेता है। निर्वाचित का मतलब है चुना गया, जिसे चुना गया हो सदस्य द्वारा मत देकर, सदस्य द्वारा वोट देकर। अब जिसके ज्यादा वोट जिसके पक्ष में पड़ेंगे वो वहां का उच्च प्रबंधक कहलाएगा और उच्च प्रबंधक उस नियंत्रण करेगा और निर्णय लेगा। तो गौर करें विद्यार्थी, हम समझेंगे नियंत्रण। नियंत्रण कैसे होगा। निर्णय निर्वाचित या चुना गया सदस्य जो उस समिति या फिर उस समिति का क्या होगा, उच्च प्रबंधक होगा। प्रबंध कमेटी के हाथों में शक्ति होती है। एक प्रबंध की कमेटी होती है जो पूरे मैनेजमेंट को देखती है, पूरी समिति की कार्य को देखती है, पूरी उस व्यवसाय को देखती है। तो एक सदस्य चुना जाता है। प्रबंध कमेटी के हाथों में शक्ति होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है, सदस्यों के पास वोट देने का अधिकार होता है तथा सदस्य वोट के माध्यम से प्रबंध समिति को चुनते हैं। अभी जो प्रबंध की जो समिति होती है, ये पूरा एक समिति पूरी बनती है, उसके अंदर कुछ प्रबंधक बड़े बड़े प्रबंधक होते हैं। अभी जब इस समिति को चुना जाता है तब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी सदस्य होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। वो सदस्य अपना वोट देते हैं, वोट के माध्यम से इस प्रबंध समिति को चुना जाता है, चुनते हैं। अतः ये समिति प्रजातांत्रिक होती है या फिर लोकतांत्रिक भी कह सकते हो आप, लोकतांत्रिक या फिर इसे प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं, जो प्रजा के अनुसार चलती है। डेमोक्रेसी इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसके ऊपर किसी का भी बर्डन नहीं होता है, किसी का भी इसके ऊपर आदेश नहीं होता है। ये प्रजातांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, खुली होती है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है, लोगों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के हित में निर्णय लेती है। इसे लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक कहा जाता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, निर्वाचित चुना गया, किसे प्रबंध की कमेटी को चुनते हैं। प्रबंध की कमेटी को कौन चुनते हैं, वो सदस्य अपना मत देकर उन सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है और मत के अनुसार वो अपने कमेटी को चुनते हैं। और ये कमेटी एकदम प्रजातांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक होती है। इसे नियंत्रण से हमारा ये तात्पर्य है। विद्यार्थियों अगला है सेवा भावना। ये सहकारी समिति बनती ही किसके लिए है, सेवा भावना। सब एक के लिए और एक सबके लिए साथ में मिलकर परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए ये समिति बनती है। किसी को घर बनाने के लिए, किसी को जरूरतमंद चीजों को उपलब्ध करवाने के लिए पैसे ऋण दिए जाते हैं। तो ये एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे की भावना रहती है और आपस में कार्य करते हैं और अपना व्यवसाय को चलाते हैं। गौर करें, सेवा भावना। परस्पर से तात्पर्य है एक दूसरे का, परस्पर यानी कि एक दूसरे का ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कल्याण की भावना का इनमें उद्देश्य होता है। क्या होती है, एक दूसरे की सहायता की भावना होती है, एक दूसरे की कल्याण की भावना का उद्देश्य होता है। तथा अगर इसमें आधिक्य अर्थात ज्यादा लाभ प्राप्त हो, आधिक्य का मतलब होता है सरप्लस, जो आप लाभ प्राप्त करते हो उससे भी अगर ज्यादा अगर आपको लाभ प्राप्त होता है तो इसके अंदर समिति के उप नियम बने होते हैं, नियमों के भी नियम उप नियम बने होते हैं। उन नियमों के अनुसार जो आधिक्य है वो आपस में सदस्यों में बांट दिया जाता है। गौर कर विद्यार्थियों और पुनः सुने, सेवा भावना का मतलब परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, उनमें कल्याण, उनके एक दूसरे के कल्याण की भावना होती है। जब एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इनके अंदर आधिक्य उत्पन्न होता है, आधिक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस, जो आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट से ऊपर
अगर आपको और लाभ मिल रहा है, जैसे कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 10 लाख के 2 लाख जो हमेशा होता है वित्तीय वर्ष के अंदर, और इस बार आपको 12 लाख का प्रॉफिट हो गया, आधी की हुआ 2 लाख का। अब 2 लाख को जो इस समिति के जो उप नियम बने होते हैं, नियमों के भी नियम बने हुए होते हैं, उनके अनुसार आपस में सदस्यों में बांट दिया जाता है। उन सदस्यों की एक दूसरे की कल्याण की भावना होती है, सद्भावना होती है, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो गौर करें, परस्पर एक दूसरे का सहायता प्लस कल्याण की भावना करना, भावना का उद्देश्य इनका होता है, अक्सर इनका ये उद्देश्य होता है। अगर इसमें आदि के अर्थात ज्यादा लाभ प्राप्त होता है तो उप नियमों की पालना करके आपस में इन्हें बांट दिया जाता है। आपस में किन्हें बांट दिया जाता है? तमाम प्रकार के जो सदस्य इसके अंदर अपनी पूंजी लेकर आकर इसके सदस्य जो बनते हैं, तो स्वतंत्र सदस्य होते हैं, स्वैच्छिक सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनमें आपस में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज सहकारी समिति संगठन के उन लक्षणों को, 5 लक्षणों को मैंने आपको व्याख्या सहित समझाया, एक एक व्याख्या सहित सरल शब्दों में समझाया। आप इस वीडियो को देखकर आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में भी लिखें, और मैंने नोट्स आपको दे भी दिए हैं, आप उन्हें भी देखें, उन्हें समझने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा इससे पढ़ने का प्रयास करें। जब आप इस कोरोना काल के अंदर घर बैठे इन चीजों को देखकर समझ लेते हैं तो आपके लिए भविष्य के अंदर, परीक्षा के अंदर बहुत ही उपयोगी रहेगी। इस प्रकार हमने आज स्वैच्छिक सदस्यता, वैधानिक स्थिति को पढ़ा, स्वैच्छिक सदस्यता, पुनः सुने, स्वैच्छिक सदस्यता को पढ़ा। स्वैच्छिक सदस्यता किस प्रकार आएगा, किस प्रकार जाएगा, नोटिस देगा। वैधानिक स्थिति, पंजीकृत कराना अनिवार्य है, किस प्रकार उसे पृथक अस्तित्व रहता है, किस प्रकार उसे लाभ होता है, उन बातों को पढ़ा। और सीमित दायित्व, इसके अंदर जो भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित रहता है और उनका अधिकतम जोखिम अपनी पूंजी तक रहता है। फिर हमने नियंत्रण पढ़ा, नियंत्रण के अंदर एक प्रबंध समिति बनती है, प्रबंध समिति को इनके ही सदस्यों द्वारा वोट देकर चुना जाता है और वो फिर निर्णय लेती है। फिर हमने इसके अंदर सहयोग की भावना को पढ़ा, सब कल्याण करते हैं, सहायता करते हैं परस्पर एक दूसरे की। अगर आधिक्य ज्यादा होता है तो उप नियमों के अनुसार उस आधिक्य को बांट दिया जाता है उन सदस्यों के अंदर। इस प्रकार सहकारी संगठन समिति के हमने 5 लक्षणों को आज पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो के अंदर मैं इसके जो बाकी बच के लक्षण उनको पढ़ूंगा, फिर इनके गुणों के बारे में चर्चा होगी, फिर इसकी बुराइयां, इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा होगी। इसको पढ़ाने के बाद अंतिम टॉपिक हमारा कंपनी अधिनियम 1956 जो बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 कहलाया है, उसके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। किस प्रकार उसका अस्तित्व होता है, किस प्रकार उसकी मुद्रण होती है, कंपनी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति कैसे होता है। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही ट्रिक और टेक्स्ट, बहुत ही साधारण तरीके, उदाहरणों के माध्यम से व्यवसाय अध्ययन को आप घर बैठे आराम से पढ़ें और नोट्स बनाएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं। विद्यार्थियों, ये जो समय है बहुत ही उपयोगी समय है जब आप इसे पढ़ लेते हो। आगे के जो चैप्टर रहेंगे विद्यार्थियों, जो पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं उन्हें छोड़कर जो चैप्टर रहेंगे उन्हें मैं जब हमारी प्रत्यक्ष रूप से जो क्लास होगी उसमें मैं ट्रिक और टेक्स्ट से आपके दिमाग के अंदर सेट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।